वेलकम स्टूडेंट्स, समुत्कर्ष के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम वैल्यू एडिशन कोर्स वैक का कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज इसकी यूनिट थर्ड के ऊपर चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट थर्ड में हमारे मौलिक कर्तव्य हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। धार्मिकता और कर्तव्य चेतना की प्राचीन भारतीय धारणाओं पर विचार। फंडामेंटल ड्यूटीज इसके ऊपर मेन तो फोकस। मौलिक कर्तव्यों की वैधानिक स्थिति और न्यायिक दृष्टिकोण। अधिकतर सामाजिक जीवन की एक ऐसी अनिवार्य आवश्यकताएं हैं जिसके आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो सकता है और वह समाज के लिए सकारात्मक सहयोग दे सकता है। मानव जीवन की कल्पना बिना अधिकारों के संभव नहीं हो सकती। इस कारण आधुनिक राष्ट्र राज्य की संकल्पना का विकास अधिकारों की मांग के परिप्रेक्ष्य में हुआ। लास्की ने कहा, राज्य अपने नागरिकों को जिस प्रकार का अधिकार प्रदान करता है उसी आधार पर राज्य को अच्छा अथवा बुरा कहा जा सकता है। अधिकार को परिभाषित करते हुए लास्की लिखते हैं, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। जिस प्रकार अधिकार को समाज स्वीकार और राज्य उसे लागू और संरक्षित करता है, उसी संदर्भ में राज्य नागरिकों से कुछ दायित्व व कर्तव्यों की अपेक्षा भी करता है, जिसे नागरिकों के कर्तव्य अथवा मौलिक कर्तव्य की संज्ञा दी जाती है। कर्तव्य किसी कार्य को करने अथवा न करने के संबंध में नागरिकों के उत्तरदायित्व को कहा जा सकता है। अर्थात जिस कार्य के संबंध में राज्य समाज व सामान्यतः नागरिकों से ये अपेक्षा करते हैं कि उसे क्या करना चाहिए व क्या नहीं करना चाहिए, उसे नागरिकों का कर्तव्य कहा जा सकता है। कर्तव्य दो प्रकार के होते हैं, नैतिक कर्तव्य और विधिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य का संबंध है व्यक्ति के अंतःकरण से। उसका संबंध उचित अनुचित की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। उसका पालन करने वाले के लिए किसी विधि व दंड की आवश्यकता नहीं होती है। उसका संबंध व्यक्ति की धर्मपरायणता और नैतिक भावना से होता है। एथिकल, वो कितना अच्छा आदमी है, जैसे सत्य बोलना, प्राणी मात्र के लिए कल्याण की कामना करना इत्यादि। विधिक कर्तव्य व्यक्ति की इच्छा अथवा नैतिक भावना पर निर्भर नहीं करता, अपितु राज्य द्वारा निर्धारित ऐसे नियम और विधि होती है जिसका पालन नहीं करने पर राज्य नागरिक को दंड भी दे सकता है और ये पालन करना अनिवार्य होते हैं। अधिकार व कर्तव्यों के संबंध के विषय में अलग अलग अवधारणाएं हैं। कुछ विद्वान अधिकार को अधिक महत्व देते हैं, कुछ विद्वान कर्तव्यों को ज़्यादा महत्व। गांधी जी का मानना था व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, अधिकार स्वतः उसे मिल। सामान्य अवधारणा कंसेप्ट यह है कि अधिकार और कर्तव्य मानव जीवन में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। जहाँ पाश्चात्य देशों में अधिकार को लेकर संघर्ष दिखाई देता है, वहीं भारतीय परंपरा में कर्तव्यों पर अधिक बल दिया। प्राचीन भारतीय धर्म संस्कृति कर्तव्यों पर अधिक जोर दिया जाता था, क्योंकि यह माना जाता था कि यदि आप अपने कर्तव्यों का पालन करते तो आपको अपने आप अधिकार मिल जाएंगे। आधुनिक काल में राज्य व अन्य प्राधिकरणों को अधिक महत्व दिया गया है। राज्य के स्वरूप और भविष्य की चिंता को देखते हुए अधिकारों पर अधिक चर्चा, कर्तव्यों पर विस्तार से चर्चा नहीं की गई है। भारत के मूल संविधान केवल मौलिक अधिकारों का वर्णन था, मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। लोग अपने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, इसलिए सोवियत संघ, चीन, हंगरी, जापान, इटली जैसे देशों के संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य को सैद्धांतिक दृष्टिकोण से व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में देखा जाता है कि भारतीय संविधान जो मौलिक कर्तव्य है वे मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में देखे जाते हैं, जो न केवल उसके व्यवहार को सीमित करते हैं अपितु उसे रचनात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। मौलिक कर्तव्य हमें रचनात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करता है, राष्ट्र के जागरूक नागरिक के रूप में उसकी भूमिका को निर्धारित करते हैं। धार्मिकता का प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथ ऋग्वेद में लिखा, सभी मानव सभी एक दूसरे के अधिकारों की हैं। अर्थवेद में इस मत का समर्थन भी किया गया है। प्राचीन भारत का प्रमुख सिद्धांत यह था कि एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति का दायित्व है, यानी कि एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति का दायित्व माना गया है। वैदिक ग्रंथों के अतिरिक्त बौद्ध दर्शन में भगवान बुद्ध की शिक्षा का उद्देश्य और उसका उपयोग व्यक्तियों को समानता प्रदान करने के लिए किया गया था। बौद्धों के अनुसार राज्य का प्रमुख कर्तव्य है सामाजिक व्यवस्था को बनाए, पब्लिक ऑर्डर रखना। अशोक ने मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए व्यापक रूप से काम किया। का उल्लेख शिलालेखों में की मुख्य चिंता अपनी प्रजा का सुख था। अशोक के कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सफल रहा और व्यक्तियों के लिए आवश्यक अवसर उपलब्ध कराए। अर्थात अशोक के शासनकाल में प्रजा के अधिकार सर्वोपरि थे। मुद्रा राक्षस के अध्ययन से प्रतीत होता है कि न्याय के विषय में निर्णय के अनुपालन को अशोक के महत्वपूर्ण दायित्वों में से एक माना जाता है। कालिदास का एक नाटक है मुद्रा राक्षस, भी बताया गया है कि शासकों के लिए निर्णय लेना और उनके समझौतों के अनुपालन कितने महत्वपूर्ण दायित्व थे उनके लिए।
ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि प्राचीन भारतीय विधि सभी व्यक्तियों के लिए मानव स्वतंत्रता और समानता को बढ़ाने और सशक्त बनाने के लिए खड़ा था। इसने मानवीय एकजुटता और समझौते पर आधारित सामान्य विचारों का निर्माण किया था, जो नस्ल, रंग, भाषा, बोली, धर्म की विविधताओं भरे थे। उस कोई भी आधार पर विभाजित नहीं किया गया। धर्म की अवधारणा धार्मिकता के आधार से भिन्न है। यह सदाचार व नैतिकता के पश्चिमी विचारों के अनुरूप है। भारतीय साहित्य के अनुसार राजा नैतिक एक अलग विधान के अधीन था। जब राजा सामाजिक व्यवस्था की रक्षा कर रहा होता तो सामान्य लोगों के लिए जो अधर्म था वह उसके लिए धर्म भी हो सकता था, क्योंकि उसका उद्देश्य व्यापक निर्णय राज्य के संपूर्ण हित में होता था। राजधर्म के नाम से भगवद गीता और महाभारत दोनों सामान्य अवधारणा में प्रचलित धर्म के विपरीत राजधर्म के विचार की गहन व्याख्या प्रदान करती। जब राजा युद्ध करता था तो जाहिर है वो युद्ध में सैनिक मारे जाते थे। एक सैनिक की हत्या करना उस राजा के लिए उसका कर्तव्य था, क्योंकि अपनी प्रजा की रक्षा करनी होती थी। वही राजधर्म था। राजा के किसी भी आदेश को नैतिक रूप से अच्छा समझा जाता था। यद्यपि विद्वानों का मानना था कि राजा के सभी कार्य में धर्म का पालन दिखाई देना चाहिए। यह एक मानसिक अभ्यास होने के साथ साथ धार्मिकता का एक अतिरिक्त नैतिक सिद्धांत भी था। बौद्ध धर्म में धार्मिकता की अवधारणा का पूरी तरह से उपयोग घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दोनों को निर्देशित किया जाता था। समाज में धार्मिकता को व्यापक संदर्भ में देखा जाता था। इसके विभिन्न रूप के अन्य रूपों और प्रकारों पर भी धार्मिकता की विजय थी। वही नैतिक दिशा निर्देशों जो उसकी प्रजा पर लागू होते थे वे राजा भी लागू होते थे। लोगों की खुशी का दुख राजा का द्वारा निर्धारित किया जाता था। चरण के माध्यम इस अर्थ में राजनीतिक व्यवस्था धार्मिक पर मानी जाती है। एक अतिरंजित तरह रख सकता है। यह निर्विवाद है कि राजा के प्रजा पर महत्व। ये थोड़ी कुछ बैकग्राउंड दी है, इम्पोर्टेंट नहीं, आगे देख लेना आप। कर्तव्य चेतना पर आधारित कर्तव्य चेतना पर भारतीय विचार। भारतीय राजनीतिक परंपरा में प्राचीन काल से कर्तव्य पर जोर दिया गया। राजा के अधिकार से अधिक उसके कर्तव्य का वर्णन किया है। प्रजा के सुख में राजा का सुख, यह विचार सर्वोपरि माना जाता था। वर्तमान परिस्थिति में भारत ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर भी अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य पर अधिक जोर दिया जा रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लोग संविधान में उल्लेख करने मात्र से कर्तव्यों का पूरी तरह पालन नहीं करते। परिणामतः नागरिकों को अपने उत्तरदायित्व के बारे में पता होना चाहिए। हमें खुद से ही सेल्फ अवेयर होना चाहिए। आज लोग डर या दबाव में अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, जबकि उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन स्वतः से करना चाहिए। आज कहीं भी पब्लिक ऑर्डर होता है तो हम हमारी पब्लिक पुलिस व्यवस्था से डर के कारण हेलमेट वगैरह ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हैं। ये हमें कर्तव्य का पालन स्वतः से करना चाहिए, यानी अंतर्मन से करना चाहिए, ना कि किसी के दबाव में करना चाहिए। चेतना की भावना भारतीय सभ्यता और संस्कृति में स्वतः ही अंतर्निहित पाई जाती है। प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों राजा के कर्तव्य के साथ साथ प्रजा के दायित्वों का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। न सिर्फ राजा के कुछ दायित्व दिए गए थे बल्कि कुछ प्रजा के भी दायित्व होते। भारतीय समाज में स्वचालित कर्तव्य चेतना की भावना है। व्यक्ति अपने विभिन्न सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाता है जैसे कि यह एक कर्तव्य था। आज कर्तव्य चेतना की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता है। संवैधानिक मानदंडों के साथ कर्तव्य चेतना की भावना का विकास एक महत्वपूर्ण कारक होगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सर्वोच्च कर्तव्य की भावना से प्रेरित था, जिसमें लोग स्वाभाविक रूप से राष्ट्र के हित में बड़े बलिदान देने के लिए तैयार थे। समाज के सभी वर्गों के लोग एकजुटता के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए। कर्तव्य की भावना स्वतंत्र भारतीय नागरिकों में निहित थी। इसलिए संविधान सभा में मौलिक कर्तव्यों को रखना उचित नहीं समझा, बल्कि अन्य राष्ट्रों के उदाहरणों और स्वतंत्रता के बाद के अनुभवों को देखा मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता महसूस की गई थी। इसलिए केंद्रीय सरकार ने मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया और मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सुझाव प्रस्तुत किए। इस आयोग का कर्तव्य माना गया। विश्व के कई देशों के संविधान में वर्णित कर्तव्य और भारतीय परिस्थितियों के अध्ययन के आधार पर सरदार स्वर्ण सिंह ने यह कमीशन ने संविधान और कानूनों का सम्मान करने के मौलिक कर्तव्यों के बारे में अपनी रिकमेंडेशन प्रस्तुत की। संविधान तथा कानूनों का आदर करना उनकी रिकमेंडेशन था। संविधान और कानूनों का आदर करना नागरिकों का यह प्रथम कर्तव्य है कि देश के संसदीय विधि का आदर व सम्मान पालन करे, राष्ट्र की संप्रभुता को कायम रखे, सॉवरेनिटी को बनाए रखे। नागरिकों की ये मूलभूत जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीयता की भावना के साथ राष्ट्र संप्रभु को अक्षुण्णता बनाए रखने में मदद योगदान दे। नागरिकों का यह परम कर्तव्य है कि देश की एकता के लिए सदैव सक्रिय रहे, अपना सकारात्मक योगदान दे। लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि नागरिकों का लोकतंत्र के प्रति क्या दृष्टिकोण है। उनके मन में लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति सम्मान की भावना स्वभावतः होनी चाहिए। नागरिकों को देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। जरूरत पड़ने पर कभी पर भी किसी समय भी मिलिट्री में हाजिर होना
यदि देश के समक्ष कोई चुनौती है अर्थात आवश्यकता पड़ने पर सैनिक सेवा के लिए तत्पर रहना। देश के प्रति कर्तव्य के साथ साथ समाज के प्रति नागरिकों के कर्तव्य होने चाहिए। सोसाइटी में भी कुछ ड्यूटीज़ होनी चाहिए। सांप्रदायिकता कम्युनलिज्म के सभी रूपों से दूर रहना चाहिए। राज्य के साथ नागरिकों का कर्तव्य है कि उन्हें सामाजिक व आर्थिक न्याय के हित में जनता के समान कल्याण को प्रोत्साहन देना चाहिए। राज्य व समाज में शांति व सौहार्द के लिए नागरिकों को हिंसा से दूर रहना चाहिए, वायलेंस से दूर। राज्य की संपत्ति का अर्थ प्रत्येक नागरिक की संपत्ति, इसलिए उसका परम कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे, पब्लिक प्रॉपर्टी को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाए। राज्य के विकास में योगदान के लिए आवश्यक है कि सभी नागरिकों को के आधार पर करों में करना चाहिए। जो भी टैक्स पेयर है उनको टैक्स में चोरी नहीं करनी चाहिए, अपना टैक्स टाइम टू टाइम पे करना। उन उपरोक्त प्रमुख कर्तव्यों की सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा की गई थी, इसे भारत सरकार ने 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में शामिल किया। उस समय संविधान में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी और एट टाइम 11 हो चुकी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर में ये हम बात कर चुके हैं। और भाग 4A में अनुच्छेद 51A से K तक से जोड़ा गया। इसमें 10 मूल कर्तव्य थे, ठीक है। और 2002 में 46वें संविधान संशोधन द्वारा इस धारा में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जो कौन सा था? 86वें संविधान अमेंडमेंट एक्ट 2000। ये था एजुकेशन 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। अब वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है जो प्रकार है। संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज, राष्ट्र का आदर करे, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें। जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनको याद करना। भारत की प्रभुता, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। देश की रक्षा करे, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करना, सभी में बंधुत्व की भावना। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। स्त्रियों के सम्मान विरुद्ध जो भी प्रथाएं हैं उनका त्याग करे। जैसे हमारे समाज की प्रथा प्रचलित थी उसका भी त्याग किया गया। तलाक प्रथा थी, 3 तलाक, उसको भी 3 तलाक अधिनियम से समाप्त किया गया। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसका परिरक्षण करे, उसके संरक्षण के लिए कदम उठाए। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव, इनकी भी रक्षा करे। एनवायरनमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रखे, संवर्धन करें, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक सभी गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की देश हित में अच्छे अच्छे इनोवेशन करे। संविधान के अनुच्छेद 51A में संशोधन करके जे के बाद एक नया अनुच्छेद के जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 साल तक की आयु के बच्चों, माता पिता या अभिभावक अथवा संरक्षक को अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान। मूल कर्तव्यों की महत्व को लेकर भिन्न भिन्न मत रहे हैं। आलोचकों का मत है कि कर्तव्यों का पालन, उल्लंघन इनके शामिल होने के पूर्व और पश्चात। अभी इसकी थोड़ी क्रिटिसिज्म की गई है भाई, ड्यूटीज़ तो उससे पहले भी इनका कोई महत्व नहीं था और लागू होने के बाद भी नहीं है, क्योंकि इनका तो वायोलेशन वैसे भी होता है, इनका कोई लाभ नहीं है। संविधान में की आवश्यकता क्या थी? ऑस्टिन ने भी कहा कि नागरिक या तो स्वाभाविक रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं या कानूनों से बाध्य होकर पालन करते हैं, अतः दोनों ही स्थितियों में यह अनावश्यक है, ये जरूरी नहीं है। कुछ आलोचकों का कहना है कि एक परिप्रेक्ष्य से कर्तव्यों में उल्लिखित कई बातों दंड की व्यवस्था पहले से ही है, अतः यह अनावश्यक है। इसके अतिरिक्त कुछ आलोचक यह भी मानते हैं कि भारत की सामाजिक व सांस्कृतिक विभिन्नता को देखते हुए इन कर्तव्यों के भिन्न भिन्न अर्थ हो जाते हैं, अतः इनसे दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन पर किसी भी प्रकार का दंड का प्रावधान फंडामेंटल ड्यूटीज की वायोलेशन में कोर्ट में दायर कर सकते, डिसेबल नहीं है, डिसेबल है। मौलिक कर्तव्यों की वैधानिक स्थिति और न्यायिक दृष्टिकोण। मौलिक कर्तव्यों के विषय में समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय मत रखा
इम्पोर्टेंट अंग्रेजों और मुगलों ने इस देश में किया। भारत की शानदार सहिष्णुता के कारण हिंदू संस्कृति ने विभिन्न विदेशी संस्कृतियों को अवशोषित किया और एक समग्र संस्कृति के साथ बड़ा हुआ। धर्म ने सहिष्णुता के साथ साथ धार्मिक आत्मसात समृद्धि को समायोजित करने आत्मसात करने के लिए लचीलापन विकसित किया और यह धार्मिक सहिष्णुता की भूमि बन गया। भारत में मुगलों ने, अंग्रेजों ने, सबकी कल्चर यहाँ पे आपको देखने के मिल जाएगी। एक धर्म ने एक सकारात्मक संस्कृति मिश्रण किया जिसने समग्र भारतीय सभ्यता को समृद्ध किया। नतीजन हमारे संविधान ने भी सभी धर्मों के प्रति हमारी सहिष्णुता का प्रतिनिधित्व किया। जो भी हमारा जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो इसी का प्रतिनिधित्व करता है। सेक्युलरिज्म। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय एक नागरिक को इन दायित्वों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार है कि राज्यों को इस उद्देश्य की दिशा में काम करना चाहिए। उचित परिस्थितियों में न्यायालय इन मुद्दों के बारे में प्रासंगिक निर्देश दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने संतुलन के रूप में आगे कहा एहतियाती सिद्धांत और दूषक भुगतान को प्रभावित अदालत द्वारा किया जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न निर्णय मौलिक कर्तव्य की उपादेयता को रेखांकित किया है की आवश्यकता और महत्व को स्थापित कई फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमें इम्पोर्टेंस रखती है। अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का उल्लेख न केवल संविधान में किया जाना चाहिए बल्कि नागरिकों में कर्तव्य की भावना पैदा करना आवश्यक है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान भारतीय समाज में कर्तव्य चेतना का प्रबल भाव रहा है। कर्तव्य के पूर्ण निष्पादन में कुछ गिरावट देखने को मिलती है। मौलिक कर्तव्य के संबंध में संविधान सभा में आम सहमति की कमी के कारण में यह उल्लेख नहीं किए गए थे। फ्यू टाइम्स 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का हमें शामिल किया गया। ये एक बड़ा ऐतिहासिक कदम साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय कर्तव्यों के विषय विस्तार से बताया गया है। इसके साथ साथ संयोजन के रूप में कुछ कर्तव्यों को समझाया। आज कर्तव्य के साथ साथ अधिकार को नैतिक मूल्य मानकर उसका पालन करना आवश्यक है। कहीं ना कहीं आज कर्तव्यों का पालन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट और ये तभी संभव हो सकता है जब नागरिकों में की भावना, क्योंकि देश के सर्वोच्च कानून में इनका उल्लेख, सर्वोच्च कानून यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख किया गया है, जिससे इनका विशेष महत्व और भी हो जाता है, जिसके कारण ये न केवल नागरिकों का बल्कि सरकार का भी कर्तव्य बन जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि वे आदर्श और शुभ कानून के रूप में संविधान में शामिल किया गया है। इससे लाभ हो सकता है एकता और अखंडता का पालन नागरिकों को संवैधानिक व नैतिक कर्तव्य। पॉजिटिव थोड़े से क्वेश्चन है उनके बारे में। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों को स्पष्ट कीजिए। ये हमारे इस बार में फर्स्ट सेमेस्टर बड़ा सवाल आया था। मौलिक कर्तव्य क्या है, कर्तव्य पर सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण की भी इम्पोर्टेंट है। और 42वें मुख्य प्रावधान, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है इंदिरा गांधी ने काफ़ी सारे अमेंडमेंट किए गए थे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया और हमारे वन्य जीवों के लिए भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी आए थे, ये भी ऐड किए गए थे। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक मूलभूत ढांचा है उसके बारे में भी इसके अंदर वर्णित किया गया है। अब यूनिट 3 इसी के साथ कंप्लीट। अगर वीडियो आपके हेल्पफुल है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और राय है वो कमेंट सेक्शन